तो आगे बेटा जैसे हमने डिस्कस किया, डी मॉर्गन्स लॉ हमें पढ़ना है। डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन या किसी भी दो सेट की इंटरसेक्शन प्रोसेस पे कॉम्प्लीमेंटेशन की इफेक्ट को सिखाएगा हमें। फर्स्ट रूल है ए यूनियन बी द होल डैश, यूनियन प्रोसेस पे कॉम्प्लीमेंटेशन की इफेक्ट। तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और वैसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को अगर फाइंड करूं तो वो ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश होगा। इसको अगर याद रखना है तो आपको ये सोचना है कि सेट ए का ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। जनरली कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हमने पहले देखा सेट के ऊपर डिफाइन है, किसी प्रोसेस के ऊपर डिफाइन नहीं है। लेकिन इस रूल के फॉर्मेट को याद रखना है, अगर स्टेटमेंट को याद रखना है तो हम याद रखेंगे कि ये यूनियन का क्या कर देगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का क्या कर देगा यूनियन, और बाद में सेट बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज मेरे पास ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन के बाद बी सेट एज इट इज है और उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वापस से ये क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट दी होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का यूनियन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ए बन जाएगा, यूनियन बी डैश होगा। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर बार अगर किसी सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो फिर आगे वापस कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। जब ये प्रोसेस होगी तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट को भी लगेगा और बीच वाली प्रोसेस को वो रिवर्स कर देगा, यानी यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन। इसको एक एग्जांपल लेके देखें। सेट ए के अंदर सपोज 1 2 3 4 है, सेट बी के अंदर 2 5 3 8 9 है। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 अप टू 10 है, और हमें डी मॉर्गन्स लॉ चेक करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले लॉ क्या था, ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर इसको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी एलिमेंट्स देखने से पता चलेगा 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 8 9 होगा। अब इसका मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन अगर आपको याद है, यू के एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो, तो यू के अंदर 1 से लेकर 10 तक था, उसमें से 1 2 3 4 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये 5 तक प्रेजेंट है, तो ये 6 से स्टार्ट होगा, 7 8 9 प्रेजेंट है, तो ये बन गया 10। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरा बन गया 6 7 एंड 10। अब मुझे राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करनी है तो RHS के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम 1 बाय 1 पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तीनों का, सॉरी दोनों सेट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 3 4 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 4 5 5 भी प्रेजेंट है, 6 7 एंड 10। अब हमें इनका इंटरसेक्शन करना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इनके बीच कॉमन एलिमेंट्स सब लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 4 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 6 दोनों में प्रेजेंट है, 7 भी दोनों में प्रेजेंट है। तो यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा 6 7 एंड ये लास्ट में मिल रहा है 10। तो 6 7 एंड 10। अब अगर राइट हैंड साइड का आंसर देखें या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो मैच हो रहा है, यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ए यूनियन बी द होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड रूल है ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको भी हम सेम मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे हम वेन डायग्राम टॉपिक से सभी प्रोसेसेस जो हमने यहां तक पढ़ी है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिगर में वो कैसे दिखते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन प्रोसेस। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूनियन। तो यूनियन प्रोसेस से अगर हम किसी दो सेट को मर्ज कर दें तो यूनिवर्सल सेट
रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होगा, सर्कल से हम सपोज सेट ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर दे, तो यूनियन का मतलब होता था सेट ए और बी के एलिमेंट्स, ए और बी यानी कोई भी एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो, यानी कि दोनों का कॉमन एरिया जो है वो हमारा ए यूनियन बी होगा। ऐसे ही दूसरा हमें देखना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या था कि दो सेट है अगर हमारे पास, तो उनका हमें ऐसा रीजन देखना था जो कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों का कॉमन पार्ट कुछ ये मिल रहा है हमें, और ये कॉमन पार्ट को हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा सेट ए है, ये वाला बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो भी प्रोसेस है अगर हम फिगर से देखें तो ज़्यादा इफेक्टिवली याद रहेगी कंपेयर टू थियोरी। थर्ड हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंटेशन। या हमने इससे पहले डिफरेंट सेट पढ़ा था, लेकिन पहले अभी सपोज कॉम्प्लीमेंट को देख ले। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसा होगा, सपोज ये सेट ए है और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश यानी ऐसे एलिमेंट से बना हुआ सेट जो कि सेट यू में प्रेजेंट हो लेकिन ए में प्रेजेंट ना हो। तो ए में प्रेजेंट ना होने के कारण ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे, समझ रहे हो आप। ये आउटसाइड जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही ए डैश का पार्ट होंगे। तो ऑलवेज शेडेड रीजन होगा, वही हमारा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हमने पढ़ा था डिफरेंस सेट। डेफिनेशन याद करो, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। तो अगर ये एक सेट ए है और ये बी, तो ए डिफरेंस बी कैसा दिखेगा, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ये जो बीच वाला रीजन है वो दोनों का है, ये डेफिनेटली सेट ए का रीजन है, लेकिन साथ में ये सेट बी का भी एक पार्ट है, और हमें तो ऐसे ही एलिमेंट्स चाहिए जो कि सिर्फ ए में प्रेजेंट हो। तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट प्रेजेंट इन सेट बी आर ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी। तो फिगर ड्रॉ करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। और याद करो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को भी देखा था, वो यहाँ पे भी शेडेड रीजन रिप्रेजेंट होता था वहां पे। इनमें से किसी का भी अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, जैसे कि मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा रेक्टेंगुलर, और इसके अंदर सपोज ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी अंदर का था, तो इसको छोड़ के जो बाहर का रीजन है, आप दो फिगर को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए यूनियन बी के बाहर का जो रीजन है वो इसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो एक फिगर ये ऑब्जर्व करो, इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, उसको अगर हम शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट करें तो ये ए यूनियन बी डैश बन जाएगा। तो ग्राफिकल अप्रोच से किसी भी सेट या उसकी डेफिनेशन को अगर आप याद रखोगे, जैसे यूनियन प्रोसेस देखो तो दोनों के सारे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन देखो कॉमन एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो किसी सेट से बाहर यू के सारे एलिमेंट्स, या अगर डिफरेंस या किसी भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो फिगर याद रखने से हम इस प्रोसेस को इजीली समझ पाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा थियोरेटिकल वर्क है उतना ही ग्राफिकल वर्क रहेगा आगे के क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आप लोगों को सारी प्रोसेसेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ आ गया होगा। लास्ट थियरी टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, उसके आगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम उसको अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे हमने देखा लास्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। हेडिंग देखने से हमें लगेगा कि फाइनाइट सेट के अंदर तो एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे, यानी हमने आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देखा था, तो फिर ये टॉपिक का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। तो जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है वो हमें ना पता हो, और उसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो गए या इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हो गए, या ऐसी कोई डिस्कशन हमें जब करनी है तब हमें ये टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट को देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से मैं जब ये एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे कि ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास ऐसे वेन डायग्राम में कुछ दिया हुआ है, या मैं किसी सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब बेटा यहां पे जो एलिमेंट्स है, सपोज ये m जितने एलिमेंट्स है मेरे पास अलग अलग, यहां के जो एलिमेंट्स है वो n एलिमेंट्स है और यहां के एलिमेंट्स है वो p एलिमेंट्स है। तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? तो टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू m प्लस n प्लस p। बड़ा सिंपल लग रहा है ये, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन में ऐसे फिगर बना के ना दिया हो और सिर्फ इतना बोल दे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इक्वल्स टू q, number of elements in set A intersection B equals to R, then find number of elements in A union B। क्या मतलब है इस चीज का? तो सेट A, B या A इंटरसेक्शन B कुछ भी हमें नहीं दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सेट A के अंदर P जितने एलिमेंट है, सेट B के अंदर Q जितने एलिमेंट है, A इंटरसेक्शन B के अंदर R जितने एलिमेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर A यूनियन B कर दे तो कितने एलिमेंट्स होंगे? या फिर पूछ ले फाइंड n ऑफ A इंटरसेक्शन B, या फिर पूछ ले फाइंड n ऑफ A डिफरेंस B। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जहां पे हमें सेट ही नहीं पता तो हम यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे आंसर देंगे? तो वो चीज हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट से पता चलेगी। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या है, तो n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये दोनों नंबर है और नंबर के बीच समेशन हो सकता है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B। अब आपको सबसे पहले ये डाउट होगा कि ऐसा कैसे? तो देखो मैं ये फिगर या वेन डायग्राम को यूज करके ये पूरी फॉर्मूला आपके सामने डिराइव करूंगा। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखना, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला बनी है और आगे आप किसी के भी लिए ऐसे फॉर्मूला बना पाओगे, जैसे कि आप A इंटरसेक्शन B और A माइनस या A डिफरेंस B का आंसर खुद निकाल पाओगे। तो मुझे n ऑफ A यूनियन B चाहिए। A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मुझे ऐड करना होगा एक ही बार। तो इसका मतलब मैं जब n ऑफ A लिख दूं, मुझे n ऑफ A इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो मैं n ऑफ A लिख दूं, इसका मतलब ये रीजन के एलिमेंट्स एक बार कैलकुलेशन में आ गए, ये रीजन के एलिमेंट्स भी एक बार कैलकुलेशन में आ गए, यस और नो। इसके बाद मुझे ये रीजन के या स्पेसिफिक ये रीजन के एलिमेंट्स भी चाहिए, तो मैं अगर n ऑफ B ऐड कर दूं, मैं अगर n ऑफ B ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये रीजन के एलिमेंट एक बार आ जाएंगे और ये वाले रीजन के दो बार आ जाएंगे। सेट थियरी का रूल क्या था? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हो क्या रहा है? ये रीजन के एलिमेंट एक बार आ रहे हैं, ये वाले रीजन के एलिमेंट दो बार आ रहे हैं और ये सिर्फ एक बार आ रहे हैं, तो इसको एक बार सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे हम n ऑफ A इंटरसेक्शन B को। आगे आपने बच्चों देखा होगा कि ये रीजन क्या होता था? A इंटरसेक्शन B। तो इस सेट के एलिमेंट्स को जैसे हम ऐसे सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है 2 वो निकल जाएगा और उसको हटा देते हैं अब हम। तो अब ध्यान से देखो कि A यानी कि ये रीजन के एलिमेंट, ये बीच वाले रीजन के और ये वाले एलिमेंट एक ही बार आ रहे हैं, तो ऐसा करने पे जो भी आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे n ऑफ A यूनियन B का आंसर अब लिखना है तो वो बन जाएगा P प्लस Q माइनस R। P यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, Q यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज R। अब आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको ऐसा लगे कि सर n ऑफ A यूनियन B को आपने जब n ऑफ A लिखा, जब हमने यहां पे n ऑफ A लिखा था तो ये रीजन के एलिमेंट एक बार आ रहे थे, बीच वाले की भी एक बार आ रहे थे, तो अब आप अलग से इनको ऐड कर दो तो भी बात बन जाती बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैं लिख सकता हूं n ऑफ B माइनस A या B डिफरेंस A। B डिफरेंस है यानी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन B नॉट प्रेजेंट इन A, तो ये भी वैलिड है। लेकिन इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो B डिफरेंस A की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस फॉर्मूला को हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते।
सपोज किसी क्वेश्चन में हमें बी डिफरेंस ए दिया है तो आप ऐसे ही फॉर्मूला बना के उसको यूज कर सकते हो, और फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे इजी रास्ता क्या होगा, वेन डायग्राम को यूज करना। अब ऐसी ही कोई फॉर्मूला या इंटरसेक्शन की बात करें तो इसी में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्जेक्ट बना दूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्जेक्ट बना दे यानी लेफ्ट हैंड साइड ले ले, तो ये बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर यहां पे लिखना है तो यहां पे तो सीधी वैल्यू ही दी थी बेटा, तो ये तो अपने आप बन गया आर। वैसे ही अगर मुझे एन ऑफ ए डिफरेंस बी चाहिए, एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू, तो ये कुछ फिगर बना के देखो तो पता चल जाएगा, ये ए है ये बी है और मुझे कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इतने। तो अगर मैं एन ऑफ ए लिख दूं तो एन ऑफ ए लिखने पे ये एलिमेंट्स एक बार आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स भी एक बार आ जाएंगे। तो ये दोनों एलिमेंट्स एक एक बार आ गए, लेकिन मुझे ये बीच वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए और उसका कॉमन नाम क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हमने सबट्रैक्ट करके हटा दिया। तो देखो ध्यान से अब कौन बचा, सिर्फ ये रीजन के एलिमेंट्स, और वही तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी था। तो अगर एन ऑफ ए में से अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे हमारा एन ऑफ ए था पी, और उसमें से अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि आर को सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे एन ऑफ ए डिफरेंस बी के एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। तो बिना सेट के एलिमेंट या सेट को देखे मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन, इन सभी प्रोसेसेस के बाद बनने वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उनको प्रिडिक्ट या फिर कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर ऐसे ही 3, 4 या 4 से भी ज्यादा सेट है तो क्या करेंगे, तो जैसे कि मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो उसका पहले आंसर मैं लिख देता हूं, वो होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बड़ी फॉर्मूला, तो आप अगर वही कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपको तुरंत फॉर्मूला डिराइव करने में पता चल जाएगा कि कैसे ये हुआ। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट और ये रहा थर्ड सेट, ये है ए बी सी एंड ये रहा यूनिवर्सल सेट। अब वापस से मुझे इन तीनों के सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसकी वैल्यू बेटा देखो, मैं अगर एन ऑफ ए लिख दूं तो इसका मतलब ये रीजन एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार और एक बार ये कैलकुलेशन में आ रहा है। ए सर्कल के अंदर जितने भी रीजन बन रहे हैं वो सभी एक बार काउंट हो जाएंगे। मुझे दूसरे रीजन भी चाहिए तो मैं लिख रहा हूं एन ऑफ बी। ऐसा करने पे ये दूसरी बार, ये फर्स्ट टाइम एंड ये सेकंड टाइम कैलकुलेशन में आएगा। सिमिलरली मुझे ये रीजन चाहिए तो मैं लिख रहा हूं प्लस एन ऑफ सी। तो एन ऑफ सी लिखते ही ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये सेकंड टाइम और ये फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन में आ जाएगा। अब पुराना कॉन्सेप्ट याद करो कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई एक से ज्यादा बार काउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि अब हमें ये जो रीजन है उसके एलिमेंट को एक बार सबट्रैक्ट करना होगा। कॉमन में भी जो सबसे कॉमन है उसकी कैलकुलेशन लास्ट होगी, और अगर एलिमेंट्स भरने बैठे तो वो फर्स्ट होगा। उल्टी प्रोसेस है। याद करो मैंने क्या बोला था, अगर मैं किसी 3 सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसके अंदर जब एलिमेंट्स फिलअप करेंगे तो जो सबसे कॉमन होगा उस रीजन को हम सबसे पहले भरेंगे, और जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तब सबसे कॉमन रीजन को हम सबसे लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो 1 1 1 आ गया। अब पेयर में देखो तो ये ए एंड बी का कॉमन रीजन यानी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को एक बार सबट्रैक्ट करूं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने पे ये जो 2 बार था वो अब 1 बार हो गया। वैसे ही ये रीजन 3 में से 2 बार हो गया। ये काउंटिंग है कितनी बार इसको यूज किया था, तो एक एक करके मैं इसको डिक्रीज करूंगा। वैसे ही अगर मैं बी एंड सी के कॉमन रीजन को, ये वाले रीजन, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इस रीजन को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो ऐसी सिचुएशन में बी इंटरसेक्शन की सी को सबट्रैक्ट करने पे ये 1 बार चला जाएगा, ये भी बेटा 1 बार चला जाएगा। अभी भी ये 2 बार है। ये कहां पे आता है, ए एंड सी के कॉमन पार्ट में। तो मैं माइनस एन ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन सी कर दूं तो ये चला गया, ये भी 1 बार चला गया। ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट वो भी 1 बार चला गया।
अब देखो ध्यान से, सारे ऑलमोस्ट एक बार आ गए, लेकिन सबसे कॉमन एक भी बार नहीं आ रहा है, तो उसको ऐड करना होगा। सबका कॉमन यानी कॉमन पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, अब उसको हमने एक बार कैलकुलेशन में ले लिया। अब ध्यान से देखो, जितने एलिमेंट्स ये कॉमन रीजन के अंदर थे तीनों के, वो सारे काउंट हो गए, सब एक बार आ रहे हैं, तो ये हमारी फॉर्मूला बन गई। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये फॉर्मूला इतनी सारी फॉर्मूला याद कैसे रहेगी, या इसमें गलती कैसे ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक एलिमेंट लो या एक एक सेट लो। जैसे दो सेट ए बी थे, तो दोनों को सिंगल लो, तब उनमें उनके बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स का समेशन होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। देखो यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। फिर दो के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सिर्फ दो सेट थे तो एक ही कॉम्बिनेशन था, तीन सेट के तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जितने भी दो सेट के कॉम्बिनेशन है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। देखना ध्यान से, इंटरसेक्शन है ये, गलती से भी कोई वहां पे यूनियन ना ले ले। उसके बाद तीन सेट की बात करें, यहां पे तो तीन का कोई केस ही नहीं है, लेकिन अगर तीन सेट की केस है यहां पे, तो उनको वापस से ऐड करेंगे, यानी कि 1 2 3 कंटिन्यूअस आगे बढ़ो। और उनके बीच साइन के लिए अगर देखोगे तो 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन, 3 के लिए वापस एडिशन, यानी ऑल्टरनेट चलता रहेगा। अगर ऐसी ही फॉर्मूला मुझे 4 के लिए लिखनी हो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का आंसर क्या होगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया, एक एक सेट के एलिमेंट को ऐड करेंगे, फिर दो के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उन सबको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, अब उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी। दो के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे हमने सबको सबट्रैक्ट कर लिया। अब हम 3 के कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे। 3 के कॉम्बिनेशन को वापस से ऐड करना है, तो 3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। अब तो 3 के इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, उन सबको सबट्रैक्ट कर लिया। वापस से अब 4 भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे 1 2 3 अवेलेबल था, तो 3 को देखा था, 4 अवेलेबल है, तो उसको वापस से प्लस, माइनस के बाद प्लस, और वापस से होगा माइनस, ऑल्टरनेट साइन, ए बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब इतनी बड़ी फॉर्मूला कैसे डिराइव कर ली। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी सेट है सिंगल एलिमेंट्स को सम कर दो, दो के कॉम्बिनेशन के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स है उनको सबट्रैक्ट कर लो, 3 के लिए ऐड और 4 के सबट्रैक्शन को सबट्रैक्ट कर लो। ऐसा ही आप कितने भी सेट के लिए डिराइव कर सकते हो। तो आई होप आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, उसकी सारी फॉर्मूलाज, उसका कोई कॉन्सेप्ट और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, या कैसे फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाओ तो कैसे वापस से रिट्राइव कर लोगे, वो पता चल गया होगा। इसी के साथ हमारे सेट थियरी के अंदर जितने भी सीबीएसई बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड की बुक के कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के, उसकी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर कंटेंट एंड वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एजुकुलम एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.